खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ से विधायक विक्रम मंडावी का एक्सीडेंट हो गया है। दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। बीजापुर में विक्रम मंडावी का एक्सीडेंट हुआ है। बाइक टकराने से उनकी कॉलर बोन टूट गई है और उसके बाद अब उन्हें एयर एम्बुलेंस से रायपुर लाया जा रहा है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये विधायक हैं विक्रम मंडावी, जो कि दुर्घटना के शिकार हुए हैं। बीजापुर में उनका यह एक्सीडेंट हुआ है, बाइक से टक्कर हो गई, कॉलर बोन टूट गई है। एयर एम्बुलेंस से रायपुर लाया जा रहा है। ममता हमारी संवाददाता हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई हैं, हालात उनसे ही जानते हैं, कैसे एक्सीडेंट हुआ, अभी क्या ताजा स्थिति है। ममता बताएं। बिल्कुल, देखिए विक्रम मंडावी जो है वो कांग्रेस के विधायक हैं और बीजापुर से विधायक हैं और आज भरोसी की रैली पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस निकाल रही है और उसमें बाइक रैली निकली हुई थी जिसमें विक्रम मंडावी बीजापुर गए हुए थे और बीजापुर से वो भैरमगढ़ लौट रहे थे और इस दौरान जो है 2-3 बाइक आपस में टकरा गई। विक्रम मंडावी नीचे गिर पड़े, उनकी कॉलर बोन टूट गई है, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और गंभीर रूप से वो घायल हो गए हैं और इसके चलते जो है नागपुर से एयर एम्बुलेंस बुलाई गई और अब उस एयर एम्बुलेंस के जरिए उनको रायपुर के हॉस्पिटल रेफर किया गया है। तो जाहिर तौर पर ये आज अब तक की अगर हम बात करें तो अपडेट है और एक बड़ी खबर है कि कांग्रेस के विधायक जो विक्रम साहब मंडावी हैं वो बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। भरोसे की जो यात्रा है उसमें शामिल होने के लिए बाइक रैली के जरिए वो शामिल हुए थे और आपस में बाइक टकरा गई जिसके चलते वो नीचे गिर गए और उनकी कॉलर बोन टूट गई और उसके बाद अब उनको रायपुर रेफर किया गया। जी, कितनी देर में रायपुर पहुंच जाएंगे? और जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी दुर्घटना के शिकार हुए हैं तो कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा भी अस्पताल में लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन करीबन 9 से 10 घंटे का समय जो है वो 10 घंटे का समय बीजापुर से रायपुर पहुंचने के लिए लगता है, लेकिन चूंकि एयर एम्बुलेंस के जरिए उनको लाया जा रहा है तो जाहिर तौर पे ये माना जा रहा है कि 3-4 घंटे कम से कम जो है वो हो सकता है इतना समय लगे। जगदलपुर से उनको लाया जा रहा है या अभी अगर हम बात करें तो 2-3 घंटे का समय तो लगेगा ही लगेगा और हालांकि ये कहा जा रहा है कि एक बड़े निजी अस्पताल में लाया जा रहा है और निजी अस्पताल को तैयारियां जो है वो रखने के लिए कहा गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो तैयारियां रखने के लिए कह दिया गया है, उन्हें लाया जा रहा है एम्बुलेंस से, एयर एम्बुलेंस से लाया जा रहा है। नागपुर से बुलवा भी ली है। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश के चुनावी रण में दस्तक दी है और इस बार पीएम मोदी सौगातों का पिटारा लेकर ग्वालियर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने 19,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी और डबल इंजन की सरकार से डबल विकास की गारंटी देते हुए जनता से एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कमल खिलाने की अपील भी की। एक रिपोर्ट देखिए। मोदी के मन में बसे एमपी और एमपी के मन में बसे मोदी, इन सुरों के बीच प्रधानमंत्री ने ग्वालियर के मेला ग्राउंड में एंट्री ली। तो हर तरफ मोदी मोदी के जयकारे गूंज उठे। फूलों से सजी खुली गाड़ी में सवार होकर पीएम मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए मंच की तरफ बढ़ते जा रहे होते हैं और नमो नमो का शोर तेज होता जा रहा था। भव्य स्वागत के बीच पीएम मोदी मंच पर पहुंचे, हाथ हिलाकर सभा में मौजूद लोगों के जोश को और बढ़ाया। फिर सीएम शिवराज सिंह के हाथों सम्मान स्वीकार और खोल दिया ग्वालियर समेत कई जिलों के लिए सौगातों का पिटारा। ग्वालियर में पहुंचे पीएम मोदी ने 19,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। पीएम ने 1880 करोड़ से ज्यादा की लागत से 5 रोड प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। एमपी से गुजरने वाले दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। पीएम ने 2 लाख से ज्यादा परिवारों का पीएम आवास में गृह प्रवेश कराया। साथ ही पीएम आवास के तहत बने 1296 घरों का लोकार्पण भी किया। पीएम ने 1530 करोड़ के जल जीवन प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। इस प्रोजेक्ट से श्योपुर के 720 गांवों को पीने का पानी मुहैया हो सकेगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने आईआईटी इंदौर के एकेडमिक ब्लॉक का लोकार्पण किया। साथ ही इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नींव भी पीएम मोदी ने रखी। पीएम ने उज्जैन की इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का भूमि पूजन किया।
ग्वालियर से सुमावली तक चलने वाली मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र की भी सौगात दी। आप कल्पना कर सकते हैं, एक साल में कोई सरकार जितने लोकार्पण और शिलान्यास का काम नहीं कर सकती, आज एक दिन में हमारी सरकार कर सकती है और लोग ताली बजाते थक जाते हैं, इतने काम करने का सामर्थ्य रखते। पीएम मोदी ने डबल इंजन की सरकार को डबल विकास की गारंटी बताते हुए मध्य प्रदेश को देश के टॉप 3 राज्यों में लाने के अपने संकल्प का भी जिक्र किया और लोगों से जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए एमपी के विकास के लिए वोट की अपील की। जब दिल्ली और भोपाल दोनों जगह समान सोच वाली जनता जनार्दन को समर्पित सरकार होती है, तब ऐसे काम और तेज गति से होते हैं। आज मध्य प्रदेश का भरोसा डबल इंजन सरकार पर है। डबल इंजन यानी एमपी का डबल विकास। बीते वर्षों में हमारी सरकार मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से देश के टॉप 10 राज्यों में ले आई है। यहां से अब हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को देश के टॉप 3 राज्यों में ले जाने का है। आपका एक वोट मध्य प्रदेश को नंबर 3 पे ले जा सकता है जी। डबल इंजन को दिया आपका हर वोट एमपी को टॉप 3 में पहुंचाएगा। डबल इंजन से डबल विकास, एमपी को टॉप 3 राज्यों में लाएंगे। प्रधानमंत्री का यह 8 दिन के अंदर दूसरा मध्य प्रदेश का दौरा है और पिछले 6 महीने में वो 8वीं बार एमपी आए हैं। पिछली बार पीएम मोदी 25 सितंबर को भोपाल पहुंचे थे, जहां वो जंबूरी मैदान में बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर ग्वालियर में प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर जमकर बरसते भी नजर आए। बिना नाम लिए, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन पीएम मोदी ने पूरे विपक्षी गठबंधन को आड़े हाथों लिया और विकास विरोधी करार भी दिया। देखिए रिपोर्ट। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार हर वर्ग, हर क्षेत्र तक विकास पहुंचाने के लिए समर्पित है। जिनको किसी ने नहीं पूछा, उनको मोदी पूछता है, मोदी पूजता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर पहुंचे तो एक बार फिर खुद को जनता का सेवक बताया। साथ ही ग्वालियर की धरती को नमन करते हुए याद किया बीजेपी के उन महापुरुषों को जिन्हें ग्वालियर की मिट्टी ने गढ़ा। मेरे परिवारजनों, दशहरे, धनतेरस और दीपावली से पहले मध्य प्रदेश के करीब 2.25 लाख परिवार आज अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। आज कनेक्टिविटी के भी कई प्रोजेक्ट का यहां शुभारंभ हुआ है। उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी और इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मध्य प्रदेश के औद्योगिकरण का विस्तार करेंगे। पीएम मोदी के ग्वालियर दौरे से एमपी में सौगातों की बहार आई। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने चुन चुनकर शब्दबाण छोड़े और भारत के गौरव की बात करते हुए विपक्ष को विकास विरोधी करार दिया। आज भी वही पाप कर रहे हैं। वो तब भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे और आज तो वो एक से बढ़कर एक घोर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। वो तब भी सिर्फ और सिर्फ एक परिवार का गौरव गान करते थे
आज भी वही करने में वो अपना भविष्य देखते हैं। नल से जल, उज्ज्वला की गैस, सब कुछ एक साथ मिलता है। आज यहां ग्वालियर और श्योपुर जिले के लिए अहम जल परियोजनाओं का भी काम शुरू हुआ है। ये भी इन घरों में पानी की सप्लाई में मदद करेगी। साथियों, इन घरों की लक्ष्मी यानी मेरी माताएं बहनें घर की मालिक हो, ये भी मोदी ने सुनिश्चित किया है। आपको पता है ना कि पीएम आवास योजना के घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम भी होती है। पीएम आवास योजना के घरों से करोड़ों बहनें लखपति हुई है जिनके नाम कोई संपत्ति नहीं थी। महिला आरक्षण बिल का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया। महिलाओं से अपने बच्चों को पढ़ाने की गारंटी ली। साथ ही एक बार फिर दोहराया कि मोदी का मतलब है गारंटी पूरी होने की गारंटी। अब यहां से हमें पीछे नहीं देखना है। मध्य प्रदेश के लिए अगले 5 साल बहुत अहम है। आज देखिए, ग्वालियर में नया एयरपोर्ट टर्मिनल बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रही है, जहां 1000 बेड का नया अस्पताल बना है, नया बस अड्डा, आधुनिक रेलवे स्टेशन, नए स्कूल कॉलेज, एक के बाद एक पूरे ग्वालियर की तस्वीर बदल रही है। ऐसे ही हमें पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलनी है और इसलिए यहां डबल इंजन की सरकार जरूरी है। साथियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जीवन सुगम तो होता ही है, ये समृद्धि का भी रास्ता है। अब आज एमपी में 8 लेन के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। इंदौर, देवास और हरदा को जोड़ने वाली 4 लेन सड़क पर भी आज काम शुरू हुआ है। रेलवे के ग्वालियर से सुमावली सेक्शन को ब्रॉडगेज में बदलने का काम भी पूरा कर लिया गया है। अभी इस पर पहली ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई गई है। कनेक्टिविटी के इन सभी कार्यों से क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। साथियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी कानून व्यवस्था से किसान हो या फिर उद्योग व्यापार कारोबार सब फलते फूलते हैं। ग्वालियर में पीएम मोदी का कार्यक्रम बीजेपी की रणनीति का वो हिस्सा है जिसके जरिए ग्वालियर चंबल संभाग को साधने की कोशिश है। ग्वालियर चंबल संभाग वो क्षेत्र जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में 34 में से 27 सीटों पर हार का सामना करके बीजेपी को 15 साल बाद सत्ता का सिंहासन छोड़ना पड़ा था। और यही वो क्षेत्र है जहां से सबसे ज्यादा सिंधिया समर्थक विधायकों की बगावत के चलते कांग्रेस को 15 महीने में ही सरकार से हाथ धोना पड़ा था। लिहाजा 2024 से पहले सत्ता के सेमीफाइनल कहे जा रहे इस विधानसभा चुनाव में सियासत का ग्वालियर चंबल पर विशेष फोकस है और यही वजह है कि बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी ग्वालियर के चुनावी मैदान में उतरे। ग्वालियर की इस ऐतिहासिक धरती को मेरा शत शत नमन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर बिहार सरकार ने आज जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं और इसी के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है। राहुल गांधी ने हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार को घेरा था और अब चुनाव के पहले विपक्ष इसे मुद्दा बनाता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस किया था, याद है आपको? याद है? उसमें हिंदुस्तान में हर जाति के कितने लोग हैं वो डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी वो डेटा पब्लिक को नहीं दिखाना चाहते। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दिए गए राहुल गांधी के इस बयान से ये साफ हो गया था कि विपक्षी पार्टियां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाएंगी। और आज गांधी जयंती के दिन बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी कर इस पर मुहर लगा दी है। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में ओबीसी, एसटी और एससी की आबादी करीब 84% है।
इन आंकड़ों के जारी किए जाने के साथ ही देश भर में सियासी बहस छिड़ चुकी है। बीजेपी जातिगत सर्वे को भ्रम फैलाने का हथकंडा बता रही है, जबकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां जातिगत जनगणना को जरूरी बता रही हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसा है और देश में जातिगत आंकड़े जानना जरूरी बताया है। अति पिछड़ा को अभी भी मान्यता दिए हैं पूरे देश में। बोलिए, पिछड़ा ही न है, अति पिछड़ा तो बिहार में है। तो इसीलिए ये सब उनको क्या आइडिया है, कोई आइडिया है? देश में 1931 तक जातिगत जनगणना होती थी। 1941 में भी जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया गया था, लेकिन डेटा जारी नहीं किया गया। 1951 से 2011 तक की जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का नहीं। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आधारित डेटा जुटाया गया। 2016 में जाति को छोड़कर सभी आंकड़े जारी हुए, लेकिन जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए गए। हालांकि बीजेपी में भी जातिगत जनगणना को लेकर राय बदल रही है। राजनाथ सिंह समेत कई बीजेपी नेता ओबीसी जनगणना की बात कह चुके हैं, लेकिन अब सरकार का अलग रुख है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के जातिगत गणना को लोगों की आंखों में धूल झोंकने का जरिया बताया है। ये जातीय जनगणना प्रकाशित करने के बजाय ये रिपोर्ट कार्ड पेश करते, कितने हम गरीबों को रोजगार दिया, कितने गरीबों को हमने नौकरी दी, कितने गरीब अमीर हुए, ये बेईमानी है गरीबों के प्रति। एमपी और छत्तीसगढ़ में भी जातिगत जनगणना पर सियासी जंग शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जब ये तय हो जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है, तभी ये तय हो पाएगा कि किसको कितना हक मिलना चाहिए। हालांकि बीजेपी इसका विरोध कर रही है। एमपी बीजेपी ने जातिगत जनगणना को शिगुफा बताया है और पूछा है कि 2011 में कांग्रेस सरकार के समय जनगणना हुई थी, लेकिन 2014 तक उन्होंने आंकड़े जारी क्यों नहीं किए। मध्य प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, वो तो श्रीमान राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है कि 2011 का जब सेंसस हुआ था, जातिगत जनगणना हुई थी, तो 11 से 14 तक केंद्र में आपकी सरकार थी, आपने उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया? अब चुनाव से पूर्व में ये ढकोसला किस चीज़ के लिए? और उसी प्रकार से जो नीतीश कुमार जी ने सुर्खियां बटोरने के लिए जिस प्रकार का ये शगुफा फेंका है, ये तो उन्हें भी जानकारी होगी कि केंद्र सरकार को ही केवल ये अधिकार है कि इस प्रोसेस को आगे बढ़ाए। जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर विपक्ष बीजेपी पर दबाव बनाने और पिछड़े वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। बिहार सरकार ने जातिगत गणना के आंकड़े जारी कर इस मुद्दे को और गर्म कर दिया है। एमपी और छत्तीसगढ़ में भी जातिगत जनगणना पर चुनावी माहौल गर्म होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अमेरिका की न्यू जर्सी में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनकर तैयार है। नारायण अक्षरधाम का 5 अक्टूबर को उद्घाटन किया जाएगा। यह भव्य मंदिर 19वीं सदी के हिंदू आध्यात्मिक नेता भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। इस महामंदिर का निर्माण साल 2015 में शुरू हुआ था और इसका उद्घाटन 5 अक्टूबर 2023 को महंत स्वामी महाराज और गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा। मंदिर से जुड़े यज्ञेश पटेल ने कहा कि यहां इतिहास को तराशा जा रहा है। मंदिर को सभी आगंतुकों के लिए खोला जाएगा। इससे वे भारतीय कला, वास्तुकला और संस्कृति सीखेंगे। यह मंदिर इस राष्ट्र के ताने बाने को जोड़ता है। अक्षरातीत दिव्यम गुणातीत दिव्यम परात्पर निवासम और चलिए बढ़ते आगे। वंदे भारत ट्रेन के खिलाफ बड़ी साजिश की खबर सामने आ रही है। वंदे भारत ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश की गई है। ट्रेन के ट्रैक पर पत्थर और सरिया रखा हुआ था, यह बात सामने आई है। ये देखिए, ये तस्वीरें जो हैं ये इस बात की गवाही दे रही हैं
ट्रेन के ट्रैक पर पत्थर और सरिया रख दिया गया। लोको पायलट की सूझबूझ से हालांकि हादसा टल गया। सैकड़ों यात्रियों की जान बाल बाल बची है। हालांकि संदिग्धों की तलाश में अब आरपीएफ जुट गई है कि किसकी ये कारस्तानी हो सकती है। ट्रेन के ट्रैक पर पत्थर और सरिया रख दिया गया था डीरेल करने की कोशिश। ये देखिए, ये तस्वीरें जो हैं, आप दोनों तस्वीर देख रहे हैं, एक तरफ सरिया रख दिया गया, दूसरी तरफ पत्थर रख दिए गए। अब संदिग्धों को तलाशा जा रहा है कि किन की ये करतूत है। एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लोहे के किले लगा के आज दिनांक 2 अक्टूबर को उदयपुर से जयपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को सुबह 10 बजे हमारे लोको पायलट ने सूचित किया कि गंगरार और सोनियाना के मध्य, जो कि अजमेर मंडल में है और चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पे ट्रैक के मध्य 1 फीट की लंबी रॉड रखी हुई है और ट्रैक पे कुछ बलास भी रखे हुए हैं। लोको पायलट ने सतर्कता और तत्परता दिखाते हुए इमीडिएटली ट्रेन को रोका, अवरोध को दूर किया, यह भी सुनिश्चित किया कि कोई और अवरोध नहीं है और इमीडिएटली जो है कंट्रोल को सूचित किया। सूचना मिलते ही आरपीएफ के हमारे जो डिविजनल सिक्योरिटी कमांडेंट है, जीआरपी के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मौका का मुआयना किया। एसएचओ गंगरार के पास एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। और इसी के साथ खबर असरदार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जारी है।